बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हुआ है 2021-22 का, यानी आज ही परीक्षा हुई है। एंसेंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी यानी भारतीय प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति जो आप लेते हो, यानी कि कुल मिलाकर के एंसेंट हिस्ट्री बोल दो एक शब्द में। प्राचीन इतिहास आपने बीए सेकंड सेमेस्टर में लिया था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में था तो सेकंड में पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको पढ़ना क्या था और उसी का पेपर हुआ है। पढ़ना यही था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 620 से लेकर के 647 ईडी तक का जो समय काल है इसके बारे में पढ़ना था। यानी कि भारत का जो राजनैतिक इतिहास है खास करके 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समय काल है उसके बारे में हमको पढ़ना था। और यही लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस होता है। तो आपको अब क्या होगा कि एक अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो ये पेपर है सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का, और मैं आपको बता दूं उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी में ही प्रश्न आए थे। और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है, जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा, और लिखित वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें आप जानकारी ग्रहण करेंगे। बहुत सारी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो आप सोचो बहुत अधिक मात्रा में जानकारी आपको मिलने वाली है। और आपका पेपर भी सॉल्व करवाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि आपके पेपर को भी सॉल्व करवाने का प्रयास करता है, ताकि आप अपने आंसर को मिला सकें और जो है रिलीफ पा सके कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने आंसर आपने किए हैं। और कॉपी मतलब आपको अगर नंबर कम मिलते तो आप उसके बाद में रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, मतलब कि रीअप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 647 AD। ओके, चले फटाफट से। तो कोर्स टाइटल वगैरह आप यहाँ पर देखिएगा। मेजर सब्जेक्ट का ये पेपर हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेजर माइनर का अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं। किसी किसी में मेजर माइनर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर और अन्य विश्वविद्यालय हो गए, इनमें सेम ही मेजर माइनर का एक ही, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल मेजर माइनर एक ही होता है। ठीक, चलिए। तो उसी दिन मेजर उसी दिन माइनर, ये यहाँ पर जो है निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, वो सारे निर्देश आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है आप की परीक्षा की दृष्टि से। ओके, और आप सभी की दृष्टि से। आपके बहुत बार कमेंट्स आए कि सर जी इसको हल करवा दो, मैंने सोचा बिल्कुल हल करवा दिया जाएगा। आइए हल करते भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हिच ग्रीक जो है एम्बेसडर सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु। बताएं किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना की थी। फटाफट से बताएं। तो किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना करी थी भैया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलियोडोरास। ऑप्शन बी में दिए हेलियोडोरास करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया परीक्षा में। देखिए, मिनांडर फर्स्ट द फेमस इंडो ग्रीक रूलर सेट अप हिज कैपिटल एट विच प्लेस। बताने का प्रयास करेंगे, इसकी राजधानी बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दूसरे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सियालकोट। ओके, सियालकोट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए था। जिन्होंने ए लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज जो है माइंड सेंटर ऑफ यजुर्वेदास। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धियों का टकसाल केंद्र था। बताएं कौन सा टकसाल केंद्र था भैया। या जो है बयाना था, या फिर रोहतक, या बरेली, या ऑप्शन डी आपको मिलेगा मथुरा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धियों का टकसाल केंद्र था। तीसरे का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी रोहतक इज राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ सकें। ओके, लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि जो है थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ सके। चले प्रश्न आपके समझ देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि द रूलर्स ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉल्ड देमसेल्व्स ब्रह्मा जो है क्षत्रिय। बताएं चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजवंशों के शासकों ने खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहा। बताएं पलाश लोगों ने कहा था, या सेन ने, या प्रतिहार ने, या चाहमान ने। फटाफट से बताएं, जो भी करेक्ट होगा आप यहाँ पर जो है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल चौथे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेन लोग जो थे इन लोगों ने
सेन लोगों ने अपने आप को क्या कहा था? ब्रह्म क्षत्रिय कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चौथे का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पांचवा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। पांचवा प्रश्न आ चुका है कि जो है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड इन, यानी कि मतलब कि बोगज कोई शिलालेख की खोज डैश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी यानी इंडिया में, ईरान में हुई थी, या सीरिया में हुई थी, या फिर तुर्की में हुई थी? फटाफट से बताएं। जो है बोगज कोई जो शिलालेख है, इसकी खोज कहाँ पर हुई थी भैया? तो इसकी खोज जो हुई थी वो तुर्की में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? टर्की में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? डी ऑप्शन में दिया है तुर्की, यही ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। ओके, और आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। जिन्होंने तुर्की लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष। अच्छा, जिनको भी पेपर सॉल्व करवाना होगा, जो भी पेपर आपके पास है, जैसे कि जो भी पेपर होगा आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हो या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय का हो, जैसे कि जिनका लिखित होगा तो चाहे जैसे सेंड कर देंगे, मैं उसको सेट कर लूँगा। लेकिन कोशिश ये करें आप लोग कि पीडीएफ बना करके मेरे पास सेंड करेंगे, क्योंकि ये छात्र ने मेरे पास सेंड किया, इन्होंने पीडीएफ बना करके सेंड किया, इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। सारे क्वेश्चन सीरियल से मिल गए और मैं उसको सॉल्व करवाने में ज़्यादा झंझट नहीं होती। तुरंत देखा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इनको एक प्रकार से सॉल्व किया, उसके बाद में आपके समझ प्रस्तुत हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जो है पेपर सेंड करें, पेपर आपके हो, तो पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेगा। पीडीएफ मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और फोटो बढ़िया बढ़िया खींच करके उसके बाद में पीडीएफ करके पीडीएफ बना करके आप हमारे नंबर यानी 91 61 93 60 62 पर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। ओके, इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कॉल वगैरह मत करिएगा, व्हाट्सअप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ओके, जब कठिन परिस्थिति हो, जटिल परिस्थिति हो, तब आप कॉल कर सकते हो। जब आपको लगे कि हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दिक्कत हो, तब आप कॉल कर लीजिएगा। ओके, इसके लिए मैं आपके लिए हमेशा, चाहे जब आप फ़ोन कर सकते हो, लेकिन खास करके प्रयास ये करें कि शाम मीटिंग में फ़ोन ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, शाम मीटिंग में फ़ोन ना करें। अब आप मान के चलो कि लगभग 6-7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप फ़ोन ना ही करें तो बेटर रहेगा। 11 बजे के बाद रात में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर मैं अपना थोड़ा सा फ्री रहता हूँ, तो अपना फ़ोन भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बाकी आप जो है सुबह मीटिंग में भी उतना ज़्यादा फ़ोन नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले तो मैं उठता नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो। और उसके बाद में फिर सुबह मीटिंग में भी दिक्कत होती, तो आप रात में 11 बजे के बाद अगर कॉलिंग करेंगे तो आपके डाउट सुने जाएंगे। बाकी अगर आप दोपहर वगैरह में कर देते तो भी आपके जो है रिस्पांस जल्दी मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भी जो भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा अपनी। चले, तो आप पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ बनी हुई है एक सीरियल से, जैसे कि पहला क्वेश्चन सबसे शुरू वाले, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, जैसे सीरियल से इसे जुड़ा रहे आसानी से। ओके, और साफ खींचने का प्रयास करेंगे अपने फ़ोन से, ताकि ब्लर वगैरह ना हो और अच्छे तरीके से आपको दिखे। ओके, तो उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी से मिला ले, मतलब कि उससे मिला ले कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत किए। आप अपने पेपर में चिन्ह लगाते रहिएगा, कितने कौन ऑप्शन लगाया था मैंने, और उसी हिसाब से आपका नंबर भी पता चल जाएगा। छठा प्रश्न है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो कौन भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ भैया? तो भाई जो है नियरचुस आया था, और इसके अलावा ओनी सिक्रेट्स भी आया था। इसके अलावा आप देखिएगा ये भी नीचे वाला जो है अरिस्टोबुलस भी आया था। ये डिमेचुस, यही ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ये नहीं आया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो छठवें जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, उत्तर भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? बताएं। हु वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया? जब आप देखिए 647 तक आप देखिएगा आते थे, क्या होता है, हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन होने लगता है, और यही हर्ष जो हैं ये अंतिम जो है उत्तर भारत के अंतिम हिंदू राजा जो कि मुख्य रूप से रहे हर्षवर्धन ही रहे हैं। बाकी ये सब तो पहले के ही राजा हैं। ओके, तो अंत में हर्षवर्धन ही आते हैं, और हर्षवर्धन तक आपको पढ़ना है कुल मिला करके बस। ठीक है, वर्धन वंश तक। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के लड़के होते हैं हर्षवर्धन, और राजवर्धन की बहना होती हैं राजश्री। ओके, गुटका राजश्री नहीं, वो दूसरा है, नहीं आप गुटके की तरफ चले जाओ। चले, तो हर्षवर्धन इसका लगा दीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, जिन्होंने 8वां का कौन सा लगाया होगा, 8वें करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं सभी लोग फटाफट से। पहले मैं थोड़ा सा आपको समय दूंगा ताकि अन्य विश्वविद्यालय वाले जो हमारे छात्र छात्र रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ओके चलिए, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जो है पुष्यभूति डायनेस्टी, बताएं पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा कौन था। तो प्रथम राजा कौन था पुष्यभूति वंश का भाई, तो इसी को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था, वर्धन वंश को। तो ये जो है प्रभाकर वर्धन जो है इसके प्रथम राजा थे। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा 8वें का ये ऑप्शन। अगला प्रश्न था 9वां नंबर प्रश्न दिया गया था। 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ था भाई आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है पोर्ट्स हैंडलेड द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बताएं। यानी 9वां प्रश्न था कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला, बताएं। तो भाई वो बंदरगाह का नाम क्या है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जिसने उत्तर भारत के व्यापार को संभाला था गुप्त काल के दौरान में। तो ताम्रलिप्ति जो है पतन यानी बंदरगाह। ओके ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसीलिए बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत सारे हमारे छात्र छात्र हैं अंग्रेजी वाले भी हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी में जाने हिंदी में जाने। अगला प्रश्न है, हु इस्टेब्लिश्ड गुप्ता जो है सामंत, बताएं संवत, गुप्त संवत की स्थापना किसने करी थी। देखिए गुप्त वंश की स्थापना नहीं पूछ रहा, गुप्त संवत की स्थापना पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके तो 10वें करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे, किसने किया था। तो गुप्त संवत की स्थापना करने वाले जो राजा थे वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिए चंद्रगुप्त प्रथम। ओके गुप्त संवत की स्थापना इन्होंने करी थी। विक्रम संवत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ओके अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि एज पर द अशोकन इंस्क्रिप्शन विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज जो है डिक्लार्ड टैक्स फ्री एंड जो है प्रोक्लाइम्ड ओनली 1/8 पार्ट एज टैक्सेबल। यानी कि हिंदी में अगर इसको देखें, कह रहा है कि अशोक के, प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था, वो स्थान कौन सा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो स्थान कौन सा था भैया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लुम्बिनी, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन लुम्बिनी इज राइट आंसर। ओके अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग, कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था, बताएं फटाफट से बताएंगे। द जो है मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू जो है इम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, तो कौन था भाई, उपगुप्त था। उपगुप्त 12वें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्म के बारे में अशोका को बताया, तो उससे प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन 12वें का। अगला प्रश्न आ चुका है आपके समझ 13वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इशूड मैक्सिमम नंबर ऑफ लेड कॉइन्स, बताएं निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए थे, सातवाहन वंश ने। इस प्रश्न को मैंने बार बार भी बताया था आपको, सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। लगभग और लगभग इसमें से आप देखिएगा तो 60% के ऊपर तक आप देखिए, 60% तो आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो से आप देखिएगा 60% से ऊपर वीडियो, अगर सारी वीडियो लिखित और ऑब्जेक्टिव देख लेते तो लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 20% क्वेश्चन नए बने हैं। ओके ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि द ओल्डेस्ट जो है ब्राह्मणिक लिटरेचर, बताएं ब्राह्मण साहित्य कौन सा सबसे पुराना है इनमें से, बताएं सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य है। सबसे पुराना जो ब्राह्मण साहित्य वो कौन सा भाई, वो कौन सा, 14वें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पुराना जो धार्मिक ब्राह्मण साहित्य है वो वेद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, वेद। ओके 15वां नंबर प्रश्न आपके समझ ये सब बताया था ये हमने। व्हिच वेदा हैज जो है 10 मंडला, यानी कि किस वेद में 10 मंडल हैं, तो कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे। ऋग्वेद में 15वां करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ओके ऑप्शन नंबर इसका
ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न था, इसको भी मैंने बताया था। प्रश्न है कि व्हिच वेदा इज लिरिकल कंपोजिशन, बताएं कौन सा वेद गीतात्मक रचना है। 16वें करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो गीतात्मक रचना कौन सा वेद है। आप देखिएगा जब आप साम वेद देखेंगे तो उसमें गीतात्मकता मिलेगी आपको, गे पदों में है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, साम वेद गीतात्मक रचना, ऑप्शन नंबर सी 16वें करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 17वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मनुस्मृति इज अ स्टैंडर्ड वर्क रिटन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज, यानी मनुस्मृति एक मानक कृति है जिसे निम्नलिखित में से किस युग में लिखा गया है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 17वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुंग युग। ओके, सुंग युग इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मनुस्मृति सुंग युग की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 18वां नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हिच इज द जो है रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता एज, बताया कौन सा गुप्त युग के बारे में जानकारी का समृद्ध स्रोत है, बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से आप देखिएगा, इन ऑप्शनों में से अर्थशास्त्र आप देखिएगा कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। बची इसमें जो नारद स्मृति है, नारद स्मृति इज राइट आंसर, 18वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नारद स्मृति जो है ये सर्वाधिक मात्रा में जानकारी देती है, किसके बारे में, ये देती है गुप्त युग के बारे में। नारद स्मृति में आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। आप देखिएगा 19वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द 16 महाजनपदास आर रिफर्ड टू इन, बताएं इसको मैंने बार बार समझाया था 16 महाजनपदों के बारे में, हर की राजधानी, सभी की राजधानी वगैरह के बारे में मैंने प्राचीन मतलब उसमें महासंग्राम वीडियो में बताया था, और बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आए हुए हैं। देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, सभी को पता होगा किस निकाय में, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, सभी को पता है ना, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जिन्होंने ए लगाया वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बार बार मैंने बताया था ये। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिस्क्राइब ग्रीक इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, बताएं निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उत्तरी भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन किया गया है, फटाफट से बताएं। तो 20वें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गार्गी संहिता में आप देखिएगा, गार्गी संहिता में उत्तरी भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वार, द हिस्ट्री ऑफ द वार के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कौन भाई, इसके लेखक कौन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 21वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसको लिखा है अरिस्टोबुलस महोदय ने। अरिस्टोबुलस की रचना है कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ द वार, इस पुस्तक के बारे में मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 22वां नंबर प्रश्न है, हु हैज़ रिटन द फेमस वर्क हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में बताया था, और बताया था कि यही इतिहास के जनक भी हैं। प्रसिद्ध कृति हिस्टोरिका किसने लिखी भैया, तो हेरोडोटस ने ही लिखी है। हेरोडोटस कौन है, ये इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यही ए करेक्ट होगा। इस प्रश्न को मैंने बार बार समझाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया है 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, हु रोट इंडिका, इंडिका किसका लेखन है, किसने लिखा, ये भी मैंने बार बार समझाया, कम से कम 20 बार बताया होगा इसको। किसने लिखी इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक है, सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था मेगस्थनीज। ये आया था कहाँ पर, भारत में आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, इसने इंडिका लिखी पुस्तक। अगला प्रश्न, कल्हड़ की राज तरंगणी, मैंने इसको बार बार बताया, राज तरंगणी के लेखक कौन है, द ऑथर ऑफ राज तरंगणी वाज भाई, तो कौन है, कल्हड़ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। सभी को पता होगा, ये प्रश्न तो किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा, ये सारे के सारे प्रश्न बार बार मैंने समझाया हर वीडियो में। अगला प्रश्न, तो अभी आपका एक प्रकार से समय बीत नहीं गया है, आप प्राचीन इतिहास के अलावा बता दूं जो हमने आपको इकोनॉमिक्स का महासंग्राम वीडियो बताया है, और जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दिया उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जो हमने मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव दिया है, कई मॉडल पेपर हो चुके हैं। आज भी संभवतः आपकी क्लास अभी रात के जो है 8 बजे से प्रारंभ शायद हो चुकी होगी, हो रही होगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो व्हिच इज़ द जो है ईयरलिस्ट स्मृति, बताएं सभी लोग। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का आप महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके फंसेंगे वहाँ से ऑब्जेक्टिव में, तो और बाकी ऑब्जेक्टिव वाला तो देख ही लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें चर्चा की गई है। व्हिच इज द ईयरलिस्ट स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी इनमें से, तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी, मनुस्मृति सबसे प्राचीन या पुरानी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा।
छब्बीस नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अश्व चिकित्सा किसने लिखा है? हु रोट अश्व चिकित्सा, बताने का प्रयास करेंगे। ये भी प्रश्न हमने बताया था। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सलिहान। ओके, सलिहोत्र। अच्छा, मैंने सलिहोत्र भी बताया होगा आपको। सलिहोत्र या सलिहान दोनों बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 27 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। त्रिपिटक लिखा गया। त्रिपिटक किस में लिखा गया भाई? आप देख, त्रिपिटक जो है ये किस भाषा में लिखा गया, ये भी मैंने बताया था आपको। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया था त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा 27 का। 28वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 28वां नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? 25 बार मैंने इसको चिल्ला चिल्ला करके बताया था। किसने लिखा है? कौटिल्य। कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जिसने ये प्रश्न ना किया हो, सभी ने किया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है 28 का। 29 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक जो है पंचतंत्र, बताइए निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र पुस्तक लिखी है? तो विष्णु शर्मा या विष्णु गुप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका। 30वां नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 30वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि हुइच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड आदि काव्य, बताएं निम्नलिखित में से किसे आदि काव्य कहा जाता है? 30वें करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों पेपर को सॉल्व करने में। ओके, ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको दे रहा हूँ, बाद में बहुत सारे लोग मेरा देख करके डाल देंगे इधर उधर, तो उसको लेकर के आप भ्रम में मत पड़िएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट सबसे पहले आपको देने का प्रयास करता है, सबसे यूनिक सवालों के जवाब देता है, सटीक सवालों के जवाब देता है, हर प्रश्नों को पर रिसर्च करके आपको उत्तर बताया जाता है, विश्वसनीयता के साथ पढ़ाया जाता है। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करें। आपके उचित गुणवत्ता का पूर्ण रूप से शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा से ध्यान रखेगा। इसकी बात की गारंटी हमेशा से रहती है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगातार बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से आप हो। हर एक विश्वविद्यालय के पेपर पर डिस्कशन करा जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के द्वारा। इसके अलावा आप देखते होंगे हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको मिलता है, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तरीके से होती हो चाहे लिखित हो, सभी मॉडल पेपर आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो को संकलन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बताएं निम्नलिखित में से किसे आदि काव्य कहा गया भैया? तो रामायण के रचयिता जो हैं उनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और उनकी रचना है रामायण, तो उसको आदि काव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था आपसे 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फाइट ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर्स, बताएं। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और ये प्रश्न लगातार आता है। प्रश्न कौन सा? ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, इसमें भी पूछा गया और इस फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रश्न में आया था। कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, उसमें आया था। तो ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो आप देखिए दशराग युद्ध के नाम से आना आता है। वो जो है पारुश्रवी नदी किनारे हुआ था। पारुश्रवी नदी मतलब होता है रावी नदी, जिसको रावी नदी कहते हैं उसी को पारुश्रवी नदी कहा जाता है, तो उसी किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 31 का बी होगा। जिन्होंने बी लगाया है उनका 1 नंबर कन्फर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है? हु वाज द फर्स्ट रूलर कुनास, बताएं। यानी कुणाड़, जो कुणाड़ वंश है, कुषाण वंश है, उसका प्रथम शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 नंबर का। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो है एक प्रकार से कडफिसेस हैं, कडफिसेस यही हैं आपके कुषाण वंश के प्रथम शासक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, कडफिसेस। ओके, अगला प्रश्न 33 नंबर देखिएगा। हु वाज नोन एज अमित्र घाट इन द ग्रीक, ग्रीक में अमित्र घाट के नाम से कौन जाना जाता है? अमित्र घाट या अमित्र घाट। ओके, अमित्र घाट वैसे आपको मिलेगा अधिकतर पुस्तकों में, बताएं ग्रीक में अमित्र घाट के नाम से कौन जाना जाता था? फटाफट से बताएं। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिंदुसार, जो कि कौन थे? अशोक के बप्पा। कौन थे? अशोक के पिताजी ही थे। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके,
चलिए, ग्रीक में अमित्र घाट के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है एडिक्ट्स मेंशन्ड द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक कई नामों से जाने जाते थे, मैंने इसको खूब समझाया था आपको, ये प्रश्न मैंने बहुत बार आपको समझाया। बताएं तो कौन से मस्की शिलालेख जो है उसमें आप देखिएगा, मस्की जो शिलालेख है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड पिटक मीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न की आशा मैंने भी नहीं की थी कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न क्या था? पिटक शब्द का क्या अर्थ है? बताएं। पिटक माने होता है, आप सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने किताब लगाया होगा। पिटक माने किताब, जैसे कि पिटक जो है आपने नाम सुना होगा, तेरी पिटक वगैरह, तो आप बहुत सारे लोग आप में से क्या लगाएंगे? बहुत सारे लोग आप में से क्या लगाएंगे भैया? पिटक माने किताब लगाएंगे, लेकिन पिटक माने होता है टोकरी। क्या होता है? बास्केट। पिटक मीन्स बास्केट। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अर्थ पूछ रहा है, भावार्थ नहीं पूछ रहा है, भावार्थ तो इसका दूसरा हो जाएगा, बट अर्थ पूछ रहा है तो आपका क्या होगा? इस वर्ड की जो मीनिंग होगी उसका मतलब होता है टोकरी। ओके, 36 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बताएं। 36 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? फटाफट से बताएं। तो ब्राह्मी लिपि ही थी, जो कि क्या होती है, सॉरी 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आपकी खारोष्ठी लिपि है, ब्राह्मी मुँह से निकल गया था, खारोष्ठी लिपि जो है ये ऐसी लिपि है जो कि किस तरीके से लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके, खारोष्ठी इज राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, व्हिच लैंड कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल जो है एम्ब्लेम। बताएं। मौर्य साम्राज्य के किस शेर शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? फटाफट से बताएंगे। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सारनाथ का जो शीर्ष है वही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 38 नंबर प्रश्न है, व्हेन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रिवर। इन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हेन सांग के शासक के शासनकाल में भारत आया था, सभी को पता होगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। बिल्कुल, हर्षवर्धन के समय काल में व्हेन सांग आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मध्य प्रदेश के किस भाग का संबंध अवंती के महाजनपद से है? व्हिच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ महाजनपदाज ऑफ अवंती। फटाफट से बताएं तो कौन सा है? तो जो मालवा वाला एरिया है, 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मालवा। ओके, वही होगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका कि बुद्ध के समय में कितने महाजनपद थे? हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर इन द टाइम ऑफ बुद्धा। बताएं। तो 16 महाजनपद थे, मैंने आपको बताया भी था 16 महाजनपदों के बारे में, और बार बार समझाया था प्रश्न, ये जान लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, व्हिच महाजनपदास वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। बताएं। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो गोदावरी नदी के तट पर आप देखिएगा, जो गोदावरी नदी के तट पर आप देखिएगा तो कौन सा महाजनपद स्थित था भैया? गोदावरी नदी के तट पर आप देखेंगे तो कौन सा महाजनपद स्थित था? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। गोदावरी महाजनपद के बारे में आपको विस्तार से मैंने समझाया भी था।
बताओ सभी लोग, महाजनपद कौन सा ऐसा था जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? फटाफट से बताएंगे। गोदावरी नदी किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था भाई? बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो अंग महाजनपद जो है यही करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, क्या क्या है ये? गोदावरी नदी है ना। गोदावरी नदी के तट पर आप देखिएगा असमक जो है, असमक महाजनपद ये गोदा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट होगा, अंग नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, 41 का आपका डी करेक्ट होगा। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 42 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद वाज, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, बताने का प्रयास करेंगे। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी भाई? विराटनगर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी मैंने था। हर एक जनपद की राजधानी को बताने का प्रयास कहाँ स्थित है वो भी बताया था हमने। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है कि द कैपिटल ऑफ जो है वत्स जनपदा इन एंसेंट पीरियड, बताएं। वत्स महाजनपद यानी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजघाट, कौशाम्बी, उज्जैनी या फिर अहिछत्र, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी थी प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 44 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। कर की व्यवस्था किस काल में प्रमुख हुई, बताएं। द सिस्टम ऑफ टैक्स बिकम जो है परमानेंट इन द पीरियड ऑफ, बताएं। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल गुप्तों के पीरियड में आकर के, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेंशन ऑफ महाजनपद इज फाउंड इन, बताएं। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के बारे में बताया गया है, वो भी 16। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कैपिटल ऑफ जो है सूरसेन जनपदा वाज, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा, हमारे इसमें जनपद वगैरह के बारे में खूब पढ़ाया हमने। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 का देखिएगा आप सभी लोग। 47 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई कि जो है तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा, बताएं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तक्षशिला जो थी, तक्षशिला जो थी ये गंधार की राजधानी थी। कहाँ की? गंधार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। ओके, तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी भाई? तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करें। तक्षशिला जो है, तक्षशिला ये कहाँ की राजधानी थी? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो ये गांधार की राजधानी थी। ओके, कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी क्या थी भाई? हाटक जो थी वो कंबोज की राजधानी थी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तरापथ और दक्षिणापथ के संगम पर स्थित था? तो वाराणसी एवं प्रयागराज। तो प्रयागराज है नहीं इसमें, वाराणसी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? 49 नंबर प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मगध, यानी निम्नलिखित में से कौन मगध का संस्थापक था? फटाफट से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मगध का संस्थापक था भाई? कौन था? फटाफट से बताएं। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जरासंध और बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 50वां नंबर प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार, इन निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो 50वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वज्जी महाजनपद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, वज्जी महाजनपद।
नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 51 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि व्हिच बैटल चेंज अशोक का माइंड, यानी किस युद्ध ने अशोक के मन को बदल दिया था पूर्ण रूप से। तो कलिंग युद्ध के बाद में इसका मन पूर्ण रूप से बदल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु वाज कॉल्ड जो है देवनाम प्रियदर्शी, बताएं देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता था। तो अशोक का ही नाम था यह अशोक का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, यानी मेगास्थनीज किसके राजदूत थे। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कहाँ पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी लड़की हेलना की शादी हुई थी। ओके, ये सारी की सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कलिंगा वार टूक प्लेस इन द ईयर, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, फटाफट से बताएं। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था भैया, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 55 नंबर प्रश्न है हु किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर, बताएं अंतिम मौर्य शासक को किसने मारा, बताएं। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतिम मौर्य शासक को किसने मारा भैया, अंतिम मौर्य शासक को किसने मारा। तो पुष्यमित्र ने मारा था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 56 नंबर प्रश्न, द लास्ट मौर्यन रूलर वाज, अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक जो था ये बृहद्रथ था। कौन था भाई, बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 56 का। ओके, इसी को मार करके पुष्यमित्र उसका मंत्री था और वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। इस बारे में मैंने विस्तार से बताया भी था। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे। सभी अधिकतर प्रश्न ऐसे जो कि बताए हुए आए थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट से जो है एक प्रकार सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, फटाफट से बताएं। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था भाई, कब हराया था। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में आप देखिएगा हराया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, द आथर ऑफ जो है बुद्धचरितवाज, बताएं बुद्धचरित के लेखक कौन है। ये प्रश्न मैंने बार बार बताया था आपको। मैं बार बार इसका उत्तर जो है प्रकार से हर्षचरित के रचनाकार का नाम बता देता था। यानी अश्वघोष की बजाय हमने हमेशा बाणभट्ट आपको बताया। बाणभट्ट, पहले बाणभट्ट बोल कर उसके बाद में फिर बता देते नहीं यार ये तो हर्षचरित के रचनाकार है बाणभट्ट। इसके रचनाकार कौन है, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो गया अश्वघोष। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बुद्धचरित के लेखक कौन है, अश्वघोष। बी ऑप्शन। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 59 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा। हु फर्स्ट जो है डिस्प्रेड द एडिक्ट ऑफ अशोका, बताएं अशोक के शिलालेखों की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी भाई, सभी को पता होगा किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी में दिए हैं। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। 60 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बार बार मैंने इन सभी चीज़ों को समझाया है। बताएं 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र थी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटीज़ की दृष्टि से। ओके, अगले साल के यानी जो हमारे छात्र छात्राएँ जो है 22-23 वाले उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, 23-24 वालों के लिए, 25-26 वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है किंग अशोका वाज द सन ऑफ, बताएं राजा अशोक के कितने मतलब किसके पुत्र थे। राजा अशोक किसके पुत्र थे भाई, देखिए ये भी आप मैंने बार बार इसको बताया है। किसके पुत्र थे भाई, तो ये थे बिंदुसार के लड़के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 62 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया, प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और डैश की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ जो है कुबेर नाग एंड के स्थान पर क्या भरा जाएगा भाई, तो 62 का करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक के बारे में भी मैंने बताया था। इसको किसने लिखा भाई, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
क्या है प्रश्न कि हु जो है हु ह्यूमिलाइटेड चाणक्य, बताएं चाणक्य का अपमान किसने किया था। तो भाई धनानंद ने किया था, मैंने बताया था। और इसी को लेकर के इन्होंने शपथ भी खाई थी कि मैं चोटी उसी दिन बांधूंगा जिस दिन, मैं चोटी उसी दिन बांधूंगा जिस दिन एक प्रकार से मैं तुम्हारा विनाश न देख लूँ। एक प्रकार से ये कसम भी खाई थी चाणक्य ने, और उसी कसम को पूरा करने के चक्कर में देखिए आप लोगों ने देखा ही होगा कितना मेहनत और संघर्ष किया चाणक्य ने, और अंततः जा करके अखंड भारत का राज स्थापित करके चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में नंद वंश की प्राप्ति के बाद में समाप्ति करवाते हैं, और धनानंद को मार करके गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है और मौर्य वंश का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। ओके बताया था मैंने। 65 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 65 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ भाई, 65 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अशोका डेड इन द ईयर, बताएं अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, बताएं सभी लोग फटाफट से। 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी भाई। तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया 232 BC, बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न मैंने बताया था, अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, हु मैरिज्ड हेलेना द डॉटर ऑफ सेल्यूकस, बताएं सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना थी इसने किससे विवाह किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता सेल्यूकस निकेटर को, मैंने ये कहानी बार बार सुनाई आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। तो देखिएगा जितने प्रश्न अगर आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा होगा तो आसानी से आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए होते। 67 नंबर प्रश्न है, व्हिच वाज द फेमस एजुकेशनल सेंटर ऑफ द मौर्यन, बताएं मौर्यों का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था। बार बार मैंने समझाया था कहाँ कौन सा था, तो ये तक्षशिला की जो विश्वविद्यालय था वही था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 68 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि द कैपिटल ऑफ कनो डायनेस्टी वाज, बताएं कणो वंश की राजधानी थी। कणो वंश की राजधानी क्या थी भाई, सभी को पता होगा, मैंने बताई है ऑलरेडी। तो कौन सी राजधानी होगी, बताएं सभी लोग, पाटलिपुत्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र राजधानी थी कणो वंश की। अगला प्रश्न आप देखिएगा 69 नंबर प्रश्न है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कणो डायनेस्टी, बताएं कणो वंश का संस्थापक कौन था, बताएं सभी लोग, यह भी मैंने बताया है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कणो वंश का संस्थापक कौन था भाई, वसुदेव जो है कणो वंश के संस्थापक वसुदेव, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, वासुदेव। अगला प्रश्न आप देखिए 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि अचीवमेंट ऑफ विच किंग आर मेंशनड इन जो है नासिक इंस्क्रिप्शन, बताएं नासिक अभिलेख में किस राजा की उपलब्धियों का उल्लेख है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नासिक का जो अभिलेख है, नासिक का, नासिक में जो स्थित अभिलेख है, उस अभिलेख में किस राजा के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि सातवाहन वंश के ही हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हीं की उपलब्धियों के बारे में बताया गया नासिक अभिलेख में, मैंने बताया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बताएं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सीमुक जो थे, सीमुक मैंने बताया था, सीमुक जो हैं ये सातवाहन वंश के संस्थापक हैं, और मुख्य रूप से इसके प्रमुख शासक कौन है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, सीमुक जो हैं सातवाहन वंश के या सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहनस, बताएं सातवाहनों की राजभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा, सातवाहनों की राजभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भाई प्राकृत भाषा का प्रयोग ये लोग करते थे, प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा 73 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 73 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, 73 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भैया। प्रश्न है कि द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। 73 नंबर प्रश्न है, फटाफट से बताएं 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देवभूति जो हैं ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है।
74 नंबर प्रश्न क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ जो है कांची एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता, बताएं निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक था, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो उस समय कांची पर शासन कौन कर रहा था भाई, कांचीपुरम पर जब समुद्रगुप्त शासन कर रहा था इधर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल विष्णु गोपा जो थे, विष्णु गोप वही कर रहे थे शासन कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, देखें सभी लोग। हुइच गुप्ता इम्पेरियर वाज नोन एज लिच्छवी दैहित्र, बताएं किसे या किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दैहित्र के नाम से जाना जाता था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा गुप्त सम्राट है या था जिसको लिच्छवी दैहित्र के नाम से जाना जाता था, फटाफट से बताएं। श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर समुद्रगुप्त को, फटाफट से बताएं सभी लोग, बताइएगा सभी लोग। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्ता। ओके डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 76 नंबर का आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइएगा, तब तक थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ। आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करें। 76 का, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। ये सभी को तो पता होना चाहिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बताओ सभी लोग, बताइए। बताओ भाई, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो जो 76 नंबर का करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, बिल्कुल श्रीगुप्त जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है, यानी कि संस्थापक हैं। 77 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ गुप्तास, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तों की राजधानी थी। सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग आप देखिएगा, मैंने बताया लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे होंगे, 30 से 40 प्रश्न लगभग, जिनके उत्तर आप मतलब कि उसको मैंने मॉडल पेपर में नहीं रखा था, लेकिन अगर आप उसको महासंग्राम वीडियो देखते तो उसमें से लगभग 20 उस प्रश्न फंस जाते। कुछ ऐसे दैनिक कम से कम 20 के आसपास प्रश्न आए जो कि नए आए हैं, तो इतना बहुत है, काफ़ी। अगर 80% के 80% तक फंस जाता है आप मेरे द्वारा बताए गए जो है लेक्चर्स से, तो बहुत बड़ी बात हो गई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ गुप्तास, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तों की राजधानी थी भाई। तो गुप्तों की राजधानी सभी को पता होगा। 77 करेक्ट आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। ओके अगला प्रश्न देखिएगा। 78 नंबर है, अंडर हुज रीजन द चाइनीज ट्रेवलर जो है फाहियान कम टू इंडिया, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई 78, इसका कौन सा होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी में दिए करेक्ट आंसर हो गए। इन्हीं के समय काल में जो चीनी यात्री फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आता है। अगला प्रश्न, डी ऑप्शन इज राइट आंसर जो है 78 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या दिया हुआ है आपसे भाई, प्रश्न क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय वाज सक्सेस्ड बाय, बताएं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन आया, फटाफट से बताएं। सक्सीडेड बाय, तो कौन आया चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गद्दी पर, कौन बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आप देखिए गद्दी पर आता है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इन सभी चीज़ों को मैंने बताया है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव आ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच किंग, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के बारे में विवरण देता है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्त द्वितीय, बताने का प्रयास करें सभी लोग। 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल समुद्रगुप्त जो है इलाहाबाद का जो स्तंभ है, इसमें आप देखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मैंने बताया भी था। अगला प्रश्न भी आप देखिएगा, ये भी मैंने बताया था,
हु वाज द आथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है भाई, हमने बताया था कौन है, इसके लेखक हरिसेन जो हैं ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 81 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने 81 का सी लगाया उनको 1 नंबर मिल गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष 82 नंबर, द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू बी फीचर्ड ऑफ ऑन इंडियन कॉइन्स, बताएं। 82 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, भारतीय सिक्कों पर प्रदर्शित होने वाली प्रथम भारतीय रानी कौन सी थी, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कुबेर नाग थी या प्रभावती थी या कुमार देवी या दिद्दा। अब इनमें से देखिए मुझे तो एकदम इसमें कंफर्म है नहीं। ओके, ये प्रश्न आप एक प्रकार से थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहिएगा। ओके, ये प्रश्न मुझे डाउट है इसमें, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इसको। आप में से किसी को पता हो 82 का 82 का तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन तर्क के साथ बताइएगा। 82 का एकदम फैक्ट बताइएगा, गलत आंसर मत बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 82। अगला प्रश्न आपके समझ 83 नंबर आ चुका है। 83 प्रश्न क्या है कि हु वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाधिराजा, यानी महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, बताएं। 83 करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसने ही महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, और प्रथम इसने ही किया था गुप्त सम्राट में। अगला प्रश्न है हुइच गुप्ता रूरल जो है रिपल्स्ड जो है हुना इन्वेजन, बताएं। यानी कि हूण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने खदेड़ दिया था, तो भाई आप देखिएगा स्कंद गुप्त ने इनको हूणों को खदेड़ दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 84 करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा 85 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इन इंडियन हिस्ट्री हु वर रिफर्ड टू द जो है आटविका राज्य, भारतीय इतिहास में किन्हें आटविक राज्य कहा जाता था। दक्षिण भारतीय साम्राज्य को आप देखिएगा आटविक राज्य कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 86 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा एक बार सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू लार्जेस्ट जो है होवर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, यानी भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, फटाफट से बताएं। 86 करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 86 करेक्ट आंसर तो भाई जो है भारी संख्या में आप देखिएगा गुप्तों ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा 86 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। 87 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। द मोस्ट फेमस ऑफ इंडो ग्रीक रूलर टू रूल ओवर इंडिया नोटेड फॉर हिज जस्टिस एंड पॉपुलरिटी विथ हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि 87 नंबर प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो अपने न्याय और अपनी प्रजा के बीच लोकप्रियता के लिए विख्यात था वो कौन था, तो वो कौन था भाई। इंडो ग्रीक रूलर में आप देखिएगा सबसे फेमस जो मिनांडर ही हुआ है। मिनांडर ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर होगा। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, मिनांडर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा 88 नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। प्रश्न है कि ये जो है ए होल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, बताएं। ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, विक्रमादित्य से या पुलकेशिन द्वितीय से या पुष्यमित्र से या अशोका से, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 88 करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। जो एहोल शिलालेख है ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं पुलकेशियन द्वितीय, करेक्ट आंसर होंगे बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 89 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 89 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, बताएं। 89 नंबर प्रश्न है 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एम्पायर वाज डैश इन 7th सेंचुरी, बताएं फटाफट से। कन्नौज थी, थानेश्वर थी, पाटलिपुत्र या मालवा थी, तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 89 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल थानेश्वर जो थी ये राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। 90 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा कि द रिलीजन पैटर्नड मतलब कि जो है पैटर्नड एंड प्रोपेगेटेड बाय गुप्तास,
यानी गुप्तों द्वारा संरक्षित और प्रचारित धर्म कौन सा था? तो गुप्त लोगों की अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म की विस्तार यहीं पर आप देखिएगा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। गुप्ता पीरियड हिंदू धर्म का प्रचारक और संरक्षित करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 91 नंबर प्रश्न। देखिएगा बड़ी मेहनत लगती है इन सभी प्रश्नों को बताने में और इनको इकट्ठा करने में आपके लिए, खास करके आप देखेंगे इस पर मेहनत करनी पड़ती है तब इसके हल को हल यानी इसको सॉल्व किया जाता है। ऐसे सॉल्व नहीं होता, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बहुत एक प्रकार से बारीकी से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत किताबों को देखना पड़ता है तब मिलते हैं। ओके, 91 तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। प्रश्न आपके समक्ष है, हु एमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इज सिद्धार्थ मतलब कि सौराष्ट्र, बताएं निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में एक राज्य की स्थापना की? बताएं किसने करी थी एक राज्य की स्थापना? 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी एक प्रकार से आप देखिएगा वैसे सौराष्ट्र में एक राज्य की स्थापना करने वाले की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन ही होंगे, हर्षवर्धन ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं जो है एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा संदिग्ध हूँ, क्योंकि इस पर मैंने ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाया, समय मिल नहीं पाया मुझे। लेकिन फिर भी आप हर्ष लगाइएगा, करेक्ट आंसर तो बी होना चाहिए मेरे हिसाब से जहाँ तक है। बाकी आप लोग बताइएगा। ओके, कन्फ्यूज़न है इसीलिए मैंने उसको बता ही दिया। ओके, तो इसको लेकर के आप कंफर्म ना लिएगा। वही अगला प्रश्न है, हु वाज द कोर्ट जो है कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना, यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? मैंने बार बार आपको बताया था कौन थे भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि? बाणभट्ट थे। इन्होंने ही क्या लिखा था? हर्षश्री लिखा था ना। ऑप्शन नंबर इसका सी। मैंने कितनी बार इस प्रश्न को बताया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 93 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, व्हिच वन इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। इनमें से किसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया है? यही प्रश्न मैंने बार बार आपको बताया था। गुप्ता साम्राज्य को, गुप्ता एम्पायर को, गुप्ता पीरियड को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। सभी हमारे छात्र छात्राओं ने इसको किया होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 94 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 94 नंबर प्रश्न है, द गुप्ता किंग हु जो है एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? सभी को पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिन्होंने सी लगाया होगा 94 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न आ चुका है मेरे भाई 95 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाइंस वाज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का गुप्त काल के दौरान चांदी में जारी किया गया? बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो गुप्त काल में सोने के सिक्के अधिक मात्रा में जारी किए गए, लेकिन एक तरीके का सिक्का चांदी का भी था, आप देखिएगा। तो वो उस सिक्के का क्या नाम था? उस सिक्के को भाई क्या कहते थे? रुपयक, रुपयक कहा जाता था उसको। ऑप्शन नंबर बी सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, 96 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग। 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि हर्ष वाज द लास्ट ग्रेट रॉयल जो है पैटर्न ऑफ, बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि हर्ष अंतिम महान शाही संरक्षक था। 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्ष अंतिम महान शाही संरक्षक था। किसका? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, भागवत धर्म का? फटाफट से बताने का, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर शिविज्म या फिर भागवतिज्म, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो जो हर्षवर्धन थे इनकी अगर बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे बाद में होकर के, लेकिन शुरुआत में हिंदू ही थे, लेकिन बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी लगाइएगा। जिन्होंने बी लगाया उनको 1 नंबर मिल गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ताज वास, यानी गुप्तों की राज दरबार की भाषा थी। फटाफट से बताएं 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 97 का, तो गुप्तों की जो राज दरबार की भाषा थी वो संस्कृत थी और ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 98 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है कि हु इशूड द फर्स्ट क्वाइंस जो है वेयरिंग द नेम ऑफ द रूलर्स, यानी शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए? तो आप देखिएगा इंडो ग्रीक यूनानियों ने, आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने जो है इन शासकों ने उस पर नाम लिखने की शैली चलाई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 99 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है एक बार सभी लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, द इंडो ग्रीक रूलर्स हैज़ बीन मेंशन्ड एज डैश इन द इंडियन लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य में इंडो ग्रीक शासकों का उल्लेख
डैश के रूप में किया गया है, तो यौनों के रूप में जरूर किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके देखिएगा, 100वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ इंडो ग्रीक किंगडम इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। फटाफट से बताएं, तो किसको माना जाता था भैया, इसको तो बिल्कुल जो मेनांडर फर्स्ट है इसी को हम मान सकते हैं, ये वास्तविक संस्थापक था। ओके, और लोकप्रिय शासक भी रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका 100 का डी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को जाना विस्तार से। हमने लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो में समझा, जो कि प्राचीन इतिहास यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 647 AD तक का समय काल था, उसके बारे में समझा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व के समय काल में से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सभी के सभी इसमें पेपर में पूछे गए हैं, और उन सभी को मैंने हल करवा दिया, आपका पेपर सॉल्व करवा दिया सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का। तो आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न बनना जो है हो तो आप बताने का प्रयास करिएगा। बाकी पेपर को भी आप PDF बना करके सेंड करिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एक बार सभी लोग लाइक करिएगा। ओके, सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चलें सभी लोग लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए भाई सभी लोग। ओके ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट मेरे भाई, गुड नाइट। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करोगे, कमेंट सेक्शन में एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिएगा। उसके बाद में चलते हैं फिर। लाइक कर दो भाई, लाइक करने में क्या जाता है आपका, लाइक कर दो, कटौती ना करो, बड़ी मेहनत करने के बाद में ये आपको दिया जाता है। ओके, चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।